चलिए स्टार्ट करते हैं 10 चैप्टर के वेव ऑप्टिक्स के। पहला क्वेश्चन देखो 10.1, ध्यान से पढ़ो इसको। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर। ठीक, हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 589 नैनोमीटर। इसको आप SI यूनिट में चेंज कर लो, 589 into 10 की पावर -9 मीटर, मीटर में होगी। इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए वाटर सरफेस। अच्छा, ये लाइट क्या हुई, एयर से आ रही है और कहां पर इंसिडेंट हुई है, वाटर में इंसिडेंट हुई है, वाटर की सरफेस। तो ऊपर वाला मीडियम एयर हो गया, नीचे वाला मीडियम हो गया आपको। व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। हमें तीन चीजें बतानी है, एक तो वेवलेंथ, दूसरी क्या बतानी है, हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है, और तीसरी बतानी है हमको स्पीड, वेलोसिटी। किसकी बतानी है, पहले पार्ट में है रिफ्लेक्टिव, ठीक है। सेकंड पार्ट में है रिफ्रैक्टिव। मतलब ये हुआ कि जब ये लाइट एयर से वाटर में एंटर कर रही है, इस लाइट का कुछ पोर्शन क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, और कुछ पोर्शन इसका वाटर में एंटर कर जाएगा नीचे वाले मीडियम में। तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो रेयर से डेंस में लाइट जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में बैंड हो जाएगा। पहले पार्ट में बताना है ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो हम ये जानते हैं किसी भी मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो इक्वल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना, 1.33। अगर मुझको स्पीड निकालनी है रिफ्लेक्टेड रे की, तो ध्यान से देखो, लाइट कहां से आई है, एयर, रिफ्लेक्ट होकर एयर में, मीडियम चेंज नहीं होगा तो स्पीड चेंज नहीं होगी। तो स्पीड कितनी होगी, एयर में कितनी स्पीड होगी, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी स्पीड होगी, उसको सी से लिख रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। दूसरा हमको क्या बतानी है, वेवलेंथ बतानी है, तो सेम मीडियम में स्पीड सेम है। फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स होती है, याद रखना, चाहे लाइट का मीडियम चेंज भी हो जाए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, चेंज होती है तो उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ। अब क्योंकि सेम मीडियम है, सेम स्पीड है, तो वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम होने वाली है। तो वेवलेंथ जो रिफ्लेक्टेड रे की होगी कितनी होगी आपकी, 589 × 10⁻⁹ मीटर। तीसरा क्या बताना है आपको, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी का मतलब स्पीड अपॉन वेवलेंथ। स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸, वेवलेंथ कितनी है 589 × 10⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमको क्या मिल जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, हर्ट्ज में आ जाएगा आंसर, है ना, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसके बाद इसके बी पार्ट में क्या करना है आपको, रिफ्रैक्टेड रे के बारे में ये तीनों चीजें ही बतानी है। तो रिफ्रैक्टेड रे जब ये मीडियम रेयर से डेंसर में चलेगी, तो याद रखो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, क्या क्या चेंज होगा, वेवलेंथ और स्पीड। तो जो पहले पार्ट में फ्रीक्वेंसी मिलेगी वही फ्रीक्वेंसी आपको रिफ्रैक्टेड रे की मिलने वाली है। जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम आने वाली है जो आपको पहले पार्ट में मिलने वाली है, फ्रीक्वेंसी तो फिक्स होगी। ठीक, बात करें स्पीड की, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल टू स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड इन सेकंड। क्लियर है, तो वाटर में स्पीड कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एयर में वेलोसिटी कितनी है, एयर में वेलोसिटी कितनी है 3 × 10⁸, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका 1/33। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपका 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये क्या होगी आपके पानी में इतनी रफ्तार होती है, ठीक है, 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इसके बाद तीसरी टर्म हमको क्या बतानी है, वेवलेंथ बतानी है। तो वेवलेंथ के लिए आप ये रिलेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हमको पता ही है फिक्स है,
वेलोसिटी निकाल ली, वेवलेंथ निकल जाएगी, लैम्डा ऊपर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी नीचे पहुंच जाएगी। क्लियर? या फिर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको या तो आप स्पीड की फॉर्म में लिखो, ध्यान से देखो, या तो क्या लिख दो स्पीड की फॉर्म में लिखो, और स्पीड किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है इनटू वेवलेंथ इन एयर अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इन वाटर। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी खत्म, तो वाटर में वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? वेवलेंथ इन वाटर इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एयर में वेवलेंथ कितनी है? 589 इनटू 10 की पावर -9 अपॉन में आ जाएगा क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ये आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। क्लियर? नोट कर लो इसको। आगे देखो, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो 10.2। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द शेप ऑफ द वेवफ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमको कुछ केस दे रखे हैं और हमको इन केसेस में क्या करना है? वेवफ्रंट की शेप निकालनी है। आई बात समझ में? कैसे लिखा जा रहा है इसको? नोटिफिकेशन है कैसे? आगे देखो, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेवफ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला है लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, ध्यान से देखो, इस पॉइंट सोर्स से चारों डायरेक्शन में क्या जा रही है? लाइट जा रही है। तो अगर मैं रे बनाऊं, इस सोर्स से चारों तरफ को रे बनाऊं, किस डायरेक्शन में लाइट जाएगी, चारों डायरेक्शन में आप इसको सेंटर से चारों तरफ क्या खींच सकते हो? स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो। और वेवफ्रंट क्या होता है? जो हमारी रे के परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस होती है, उसको हम वेवफ्रंट बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप वेवफ्रंट देखो, एक सोर्स से पॉइंट सोर्स से चारों डायरेक्शन में किस तरीके का वेवफ्रंट निकलेगा? स्फेरिकल वेवफ्रंट। ठीक है, पहला मैक्सिमम, दूसरा मैक्सिमम, इस तरीके से बना के आप, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपकी वेवफ्रंट हो जाएगी, कंटिन्यूटी वेवफ्रंट बना दिया मैंने इसमें। आगे देखो, इसके बाद बी पार्ट, लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, और जो सोर्स है वो इसके फोकस पे रखा है, तो फोकस से लाइट लेंस से टकराने के बाद जब निकलने वाली है, उसका हमें वेवफ्रंट बताना है। तो ध्यान से देखो, पहली लाइट ऐसे चली जाएगी, फोकस से हमको पता है जितनी भी लाइट हमारे लेंस पे पड़ने वाली है, लाइट रे, वो सारी सारी कैसी हो जाएंगी? पढ़ने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। पढ़ चुके हुए थे ना, पैरेलल हो जाएंगी। और पैरेलल रेस के लिए वेवफ्रंट में क्या होगा? इनका परपेंडिकुलर प्लेन होगा। इस तरीके से आप प्लेन इमेजिंग कर सकते हो लाइट रे के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मेरे पास जो वेवफ्रंट कुछ इस तरीके का आएगा, प्लेन वेवफ्रंट्स। कैसे वेवफ्रंट आएंगे? प्लेन वेवफ्रंट। पहले केस में क्या होगा? स्फेरिकल, दूसरे केस में प्लेन वेवफ्रंट। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? प्लेन हो जाएगी। सी पार्ट देखो, the portion of the wavefront of light from a distance star intercepted by the earth। अगर हमारे पास कहीं दूर पर कोई स्टार है, कोई स्टार है, ठीक है, अर्थ से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस स्टार से जब लाइट निकलेगी, जो वेवफ्रंट हमारे पास आने वाला है, उसकी शेप कैसी हो जाएगी? अब देखो, स्टार की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जब ये लाइट यहाँ से आके हमारे पास तक पहुँचेगी, तो ये जो वेवफ्रंट बनेगा, ये बहुत बड़ा स्फीयर बनने वाला है, और हमारे पास इसका कुछ छोटा हिस्सा है। तो बड़े स्फीयर जब आपको यहाँ पर आप इसको परसीव करोगे, तो आपको यहाँ पर कैसा दिखाई देने वाला है? प्लेन दिखाई देने वाला है। कैसा वेवफ्रंट दिखाई देने वाला है? प्लेन। तो यहाँ का वेवफ्रंट बनेगा आपका प्लेन वेवफ्रंट। ठीक है, तो पहले केस में स्फेरिकल वेवफ्रंट है, बाकी दोनों केस में प्लेन वेवफ्रंट है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। पहला पार्ट क्या है इसका? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, वैक्यूम में आपको दे रखी है ना, एयर बोल दो, वैक्यूम बोल दो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर, वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी
द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट? If not, which of the two colors, red or violet, travel slower in the glass prism? ध्यान से देखो, तुमने ये केस पढ़ा था, मेरे पास ये ग्लास प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ से लाइट एंटर की, पहले केस में पूछ रहा हूँ कि जब लाइट वैक्यूम से प्रिज्म में आती है, ग्लास में आती है, तो क्या सभी कलर की रफ्तार सेम होती है? तो हमने ये फिनोमेना क्या पढ़ा है, डिस्पर्सन, ये सभी कलर की रफ्तार सेम नहीं होती, अलग अलग कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अलग अलग कलर में जो बेंडिंग होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हमने देखा था कि सबसे ज्यादा बेंड कौन सा कलर करने वाला है, वायलेट कलर, वायलेट कलर लाइट सबसे नीचे जाएगी, ठीक है, वायलेट कलर की, और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, रेड कलर की लाइट कम बेंड करने वाली है, क्लियर है ना? तो हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर is smaller than refractive index of violet color, क्लियर? उसमें क्या पूछा गया है, which of the two color travel slower in the glass prism? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकालो, उसको नीचे ले जाओ, उसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो स्पीड ऑफ रेड कलर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वायलेट कलर, क्लियर है? रेड कलर की लाइट तेज ट्रैवल करने वाली है इसके मुकाबले वायलेट कलर से ग्लास मीडियम, ठीक है, नोट करो इसको। आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो दोनों स्लिट के बीच की दूरी है, ये वाली डिस्टेंस, जिसको किससे लिखते हैं, स्मॉल डी से लिखते हैं, ये स्लिट S1 मान लो, ये स्लिट S2, इनके बीच की डिस्टेंस दी दे रखी है, कितनी, 0.28 मिलीमीटर, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे, जो स्क्रीन है इसकी दूरी कैपिटल डी, ये कितनी दे रखी है, 1.4 मीटर। The distance between the center bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter। हमको पता है सेंटर में, यहाँ पर हमको सेंटर मैक्सिमम मिलता है, सेंटर ब्राइट फ्रिंज मिलती है। सेंटर ब्राइट फ्रिंज की जो चौथी फ्रिंज है यहाँ से, तो ये पहली सेकेंडरी फ्रिंज, दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमम, तीसरा सेकेंडरी मैक्सिमम, चौथा सेंटर से ऊपर जो चौथे नंबर की फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज, इसके बीच की हमको डिस्टेंस दे रखी है सेंटर से, जिसको किससे लिखते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, लीनियर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1.2 सेंटीमीटर। एक काम करो, वैक्यूम की यूनिट सबकी मीटर ना कर लो, तो ये हो जाएगा 1.2 × 10⁻² मीटर, ठीक है, और स्मॉल डी की वैल्यू 0.28 × 10⁻³ मीटर। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में जो आप जिस वेवलेंथ की लाइट यूज करें वो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सेंटर से लीनियर डिस्टेंस का, ब्राइट फ्रिंज के लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, आगे पढ़ा दिया हमने, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड इक्वल टू nth ब्राइट फ्रिंज का हमको फॉर्मूला पता है, n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल। अगर हम एंगुलर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से कैपिटल डी हट जाता है, तो कौन से नंबर की फ्रिंज है, चौथे नंबर की, सेंटर से सेंटर पे 0 रख देते हैं हमको, पहली ब्राइट के लिए हमको 1, दूसरी ब्राइट के लिए 2, चौथी ब्राइट के लिए क्या रख देंगे 4, n इक्वल टू 4। उस केस में हमको z की वैल्यू पता है 1.2 × 10⁻² इक्वल टू n की वैल्यू 4 हो गई, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, कैपिटल डी की वैल्यू बताओ, डिस्टेंस 1.4, स्मॉल डी की वैल्यू 0.28 × 10⁻³ लगा देंगे, ये इधर क्या पहुंच जाएगा, अच्छा आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, चलो इसको पहले एक तरफ लिख लो ना, बाद में 1.2 × 10⁻², 0.28 × 10⁻³ अपॉन में हो जाएगा 4 × 1.4 इक्वल टू लैम्डा, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, गुणा 10 के स्क्वायर से करोगे तो ये पॉइंट भी खत्म हो जाएगा, कितना बनेगा आपकी 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, 2 6 12, 6 × 10 की घात कितने हो जाएंगे
ठीक है। अगर इसको नैनोमीटर में लिखें तो 600, 2 जीरो बढ़ाओ पावर 2 कम हो जाएगी, गुणा 10 की घात -9 मीटर या 600 नैनोमीटर। ठीक है, 600 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट यहाँ पर क्या करते हैं यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट। ध्यान से देखो, ये कह रहे हैं यहाँ पर मान लो मेरे पास 2 स्लिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं और एकदम हो जाते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, इसको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर हम जो लाइट यूज कर रहे हैं सिंगल फ्रीक्वेंसी, इसकी वेवलेंथ दे रखी है हमको लैम्डा। स्क्रीन सामने हमने इसकी स्क्रीन बना ली जहाँ पर हम इसका इंटरफेरेंस देखने वाले हैं। तो किसी पॉइंट पर जहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा है, किसी पॉइंट पर मान लो इस पॉइंट पर दोनों सोर्स से जब लाइट गई है तो पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा है। तो यहाँ से लाइट यहाँ पहुंची, यहाँ से लाइट यहाँ पहुंची, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है ये कितना दे रखा है लैम्डा दे रखा है। और उस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है, चमक है, इस पॉइंट पर जो चमक है इंटेंसिटी आई, इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी वो हमको कितनी दे रखी है ये दे रखी है के। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3। अब ये कह रहे हैं ये बताओ इस पॉइंट पर तो पाथ डिफरेंस कितना था लैम्डा था, किसी पॉइंट पर मान लो नीचे वाले पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है दोनों सोर्स के बीच में वो कितना है लैम्डा बाई 3 का पाथ डिफरेंस है। तो इस पॉइंट पर ठीक है, और इस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस कितना था वो लैम्डा था। तो लैम्डा बाई 3 का अगर दोनों ने दूरी तय की है उनके बीच का अंतर कितना है लैम्डा बाई 3 है। तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी, लाइट की चमक कितनी होगी ये मुझे निकालना है। अब दोनों इक्वल स्लिट हैं तो दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो इतनी बड़ी खिड़की यहाँ पर उतनी सेम एनर्जी की लाइट आगे बढ़ेगी। तो इस पॉइंट पर मान लो इंटेंसिटी कितनी है I0 और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी है I0। हमने एक फॉर्मूला बनाया था शुरुआत में जब हमने इसको पढ़ा था, किसी पॉइंट पर कंसेक्यूटिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम कंडीशन बनाए थे, हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाया। ध्यान से देखो, अगर मेरे पास 2 लाइट है, एक की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे की इंटेंसिटी कितनी है I2 है, और वो किसी पॉइंट पर मिलती है जिस पॉइंट पर फेज डिफरेंस क्या है 5 है, तो जो रिजल्टेंट लाइट होगी उस पॉइंट पर उसकी जो चमक होगी इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला क्या है I = I1 प्लस I2 प्लस ये हो जाएगा आपका √I1 √I2 cos phi 2 √I1 √I2 cos। ध्यान आया? अगर हमारे पास 2 लाइट हैं, एक की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे की इंटेंसिटी I2 है, वो किसी पॉइंट पर मिल रही है, 2 सोर्स से लाइट, उस पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस है वो कितना है 5 है। तो जो फाइनल पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी उसका ये फॉर्मूला निकल आता है। अधिकतर जब हम क्वेश्चन करेंगे हर क्वेश्चन में हम देखेंगे इनकी इंटेंसिटी लगभग सेम होती है, तो इसका हम एक स्पेशल केस बना देंगे, मतलब सेम इंटेंसिटी के लिए क्या बना रहे हैं स्पेशल केस बना रहे हैं, उसी को यूज करके क्वेश्चन करेंगे। तो सेम इंटेंसिटी के लिए कंडीशन क्या बनेगी कि I1 = I2, इसको क्या मान लो I0 मान लो सेम इंटेंसिटी के लिए। तो I = I0 प्लस I0 प्लस 2 √I0 into √I0 क्या मिला I0 मिल गया cos phi। क्लियर है? इसके ये हो जाएगा I0 प्लस I0 2I0 प्लस 2I0 cos phi। 2I0 कॉमन ले सकते हो यहाँ से, ये बन जाएगा 1 प्लस cos phi। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, तो आप इसको इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या इसको और थोड़ा हम सिंपलीफाई करते हैं cos 2 थीटा के फॉर्मूले से। cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एंगल कितना है 5, यहाँ पर 2 थीटा की जगह क्या रखो 5 रखो, कितना हो जाएगा cos 5 2 cos स्क्वायर, यहाँ का एंगल आधा होगा मतलब 5/2 माइनस 1, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो cos
दिया 2I0, देखो दोनों ये फॉर्मूला भी वैलिड है, चाहे इसको यूज करो, और फाइनल फॉर्मूला याद रहे तो उसको यूज करो। 1 प्लस कॉस फाई को 1 पे इधर ले आओ, -1 को इधर ले आओ, कितना हो गया 1 प्लस कॉस फाई भी ले सकते हो 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह पर इसको यूज करेंगे। 2 × 2 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ये हो गई फाइनल इंटेंसिटी। किसी पॉइंट पर अगर फेज डिफरेंस फाई है और सोर्स की इंटेंसिटी सेम है दोनों की I0 तो फाइनल पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो किसके बराबर 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। क्लियर? अब इस फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, हो गया? एक फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू 2I0 1 प्लस कॉस फाई, दूसरा I इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। अब इन फॉर्मूलों को यहाँ पर हम यूज करेंगे। ध्यान से देखो, किसी पॉइंट पर जनरली ऐसा क्वेश्चन बताएंगे, इस पॉइंट का या तो फेज डिफरेंस देंगे या पार्ट डिफरेंस देंगे और इसकी इंटेंसिटी दे देंगे क्वेश्चन में, जैसे KDB। किसी दूसरे पॉइंट का पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस आपको बता देंगे, उसकी इंटेंसिटी आपको निकालनी होगी। तो ये करने के लिए सबसे पहली इक्वेशन हम इसकी बनाएंगे कि भाई इस पॉइंट पर इंटेंसिटी K है, उसकी मदद से इसकी इंटेंसिटी निकालेंगे, सोर्स की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला फेज डिफरेंस की फॉर्म में है और ये पाथ डिफरेंस दे रखा है। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में कन्वर्जन मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको किसी P फेज डिफरेंस में और फाई क्या मान लो पाथ डिफरेंस, इन आपस में कन्वर्जन कैसे करते हैं, जैसे मुझको फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में बदलना है, तो पाथ डिफरेंस फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू फेज डिफरेंस P। ये फॉर्मूला है। पार्ट डिफरेंस को यहाँ रखो, फेज डिफरेंस मिल जाएगा, फेज डिफरेंस दे रखा है उसको यहाँ रखो, पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे एट P इक्वल टू लैम्डा, जब पार्ट डिफरेंस क्या है लैम्डा है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा फाई 2 पाई बाई लैम्डा इनटू लैम्डा से लैम्डा खत्म, फेज डिफरेंस कितना होगा 2 पाई। फाइनल इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, इस फॉर्मूले में यूज करो, I की वैल्यू नीचे वाले में रखो, I की वैल्यू कितनी है K इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। फाई कितना है 2 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा पाई बाई 2। cos पाई की वैल्यू -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो I0 की वैल्यू कितनी हो गई K बाई 4। क्लियर? अब हमको क्या बतानी है, इस पॉइंट पर फाइनल इंटेंसिटी निकालनी है, इसको मैंने I डैश मान लिया, ये निकालनी है। तो किसी पॉइंट पर फाइनल इंटेंसिटी, जिस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस λ/3 है, अगर पाथ डिफरेंस λ/3 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, ये फॉर्मूला यूज करो, फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू λ/3। पाई से पाई खत्म, 2 पाई बाई 120 डिग्री। अब फाइनल इंटेंसिटी I1 मान ली, हमें निकालना है, ध्यान से देखो। तो I1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, I1 इक्वल टू इसकी जगह I1 रख दिया 4 इनटू I0 किसके बराबर है I0 K/4 और cos स्क्वायर फाई बाई 2। फाई कितना है 2 पाई बाई 3, 2 से डिवाइड कर लो कितना बन जाएगा पाई बाई 3, 4 से 4 खत्म, cos पाई बाई 3 cos 16 कितनी वैल्यू होगी 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4। तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी आई K/4। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे। किसी पर्टिकुलर पाथ डिफरेंस पर इंटेंसिटी दी होगी, किसी दूसरे पाथ डिफरेंस पर इंटेंसिटी आपको बतानी पड़ेगी। क्लियर? नोट कर लो इसको, आगे देखो 6th क्वेश्चन। ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ। ठीक है, एक लाइट बीम है, इसमें कितनी वेवलेंथ है 2। तो पहली वेवलेंथ को मैंने लिखा λ1,
इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कैपिटल डी की वैल्यू है 1.2 मीटर, स्मॉल डी की वैल्यू है 2 मिलीमीटर, ये हमको पता है। ठीक है, तो हमने दो वेवलेंथ को यूज किया, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया, दोनों के बीच की दूरी, जो दो स्लिट हैं उनके बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है और स्लिट की और स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी है 1.2 मीटर। ठीक, आगे देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। तो आपको 650 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ के लिए तीसरी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकालनी है। ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस का फॉर्मूला, nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, n की वैल्यू 3 रखो, 3। कौन सी वाली वेवलेंथ लेनी है 650 गुणा 10 की घात माइनस 9, नैनोमीटर को मीटर में कर लो, गुणा कैपिटल डी की वैल्यू 1.2 अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सॉल्व कर देना, बहुत सिंपल है, ऊपर मल्टीप्लाई करना 2 से डिवाइड करके, ये फाइनल आंसर डिस्टेंस ये मीटर में आ जाएगी, ऐसे ही लिखना है। बी पार्ट देखो इसको, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। अब मेरी बात ध्यान से, क्योंकि हम दो लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं तो फ्रिंजेस पैटर्न भी दो मिलने वाले हैं, एक पहले कलर का एक दूसरे कलर का, पहली वेवलेंथ का दूसरी वेवलेंथ का। ये कह रहा है सबसे पास वाली फ्रिंज जो दोनों की कोइंसाइड एक दूसरे के आमने सामने बनने वाली है, हमको वो निकालना है। ध्यान से देखो, ये जो पैटर्न है वो तो एक ही स्क्रीन पर बनेगा, इसको समझने के लिए हम दो अलग अलग स्क्रीन मान लेते हैं। ये वाली स्क्रीन मान लेते हैं किस वेवलेंथ के लिए 650 नैनोमीटर के लिए, और दूसरी स्क्रीन किसके लिए मान लेते हैं 520 नैनोमीटर। ध्यान से देखो, जो फ्रिंजेस बनती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, लैम्डा के। तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब इसकी फ्रिंज थोड़ी ऊपर बनेगी पहली फ्रिंज, जबकि इसकी पहली फ्रिंज इससे थोड़ी नीचे बनेगी। इसकी दूसरी फ्रिंज और ऊपर बनेगी, इसकी दूसरी फ्रिंज और नीचे बनेगी। ठीक है, मैंने मान लिया इनकी जो फ्रिंज ऊपर कोइंसाइड कर रही है, इस वाले की जो फ्रिंज है यहां पर, अगर ये फ्रिंज n+1 है तो ये वाली फ्रिंज कौन सी हो जाएगी, जाहिर सी बात है, इसके एक ऊपर है इसके एक नीचे है, तो जब ये कोइंसाइड करने वाली है तो इसकी एक फ्रिंज कम होगी, क्योंकि इसकी तो दूरी पर फ्रिंज बन रही है। पहली फ्रिंज जो एक दूसरे के सामने आने वाली, और भी फ्रिंज हो सकती है, तो ये कंडीशन लेके चलेंगे। मान लेते हैं 650 नैनोमीटर वाली जो nth वेव जो फ्रिंज है वो बिल्कुल आमने सामने बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है 520 नैनोमीटर वाली की n+1 फ्रिंज से। तो मैं यहाँ से कैसे लिख सकता हूँ, Zn for first source should be equal to Zn+1 for second source, second wavelength की फ्रिंज जो है। ठीक है, Zn क्या फॉर्मूला मिलेगा इसका, nth फ्रिंज का, n लैम्डा और फर्स्ट कलर का लैम्डा इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल इक्वल टू n सेकंड कलर का लैम्डा इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये सॉरी n+1 हो जाएगा, n+1 इसकी फ्रिंज कौन सी थी, n+1, कैपिटल डी से कैपिटल डी का, स्मॉल डी से स्मॉल डी का, इनकी वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है 650 नैनोमीटर। अब क्योंकि दोनों की तरफ नैनोमीटर ले रहे तो आपस में 10 की पावर 9 तो कट जाएगा, तो इसको 650 यहाँ लिख देता हूँ, 1 + n इधर कितनी है 520, एक 0 से 0 खत्म, काट लो, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, तो 5n = 4 + 4n, और n की वैल्यू कितनी आ गई 4, n की वैल्यू 4 आ गई। मतलब यहाँ की जो चौथे नंबर की फ्रिंज होगी और यहाँ की 5वें नंबर की फ्रिंज आपस में कोइंसाइड करेंगे, तो चाहे तो इसके लिए चौथे नंबर की फ्रिंज निकाल दो, चाहे इसके लिए 520 नैनोमीटर वाले सोर्स के लिए 5वें नंबर की फ्रिंज, उनकी डिस्टेंस बराबर होगी। तो मैं पहले सोर्स के लिए Z1 4 चौथे नंबर की फ्रिंज कैलकुलेट कर देता हूं। ये वाली कितनी आ जाएगी आपकी, n 4 हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 650 × 10 की पावर -9 ×
नंबर 7 क्वेश्चन देखो 10.7 in a double slit experiment the angular width of a fringe is found to be 0.2 degree on a screen. एक ईयर में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और जो हमारे पास जो एंगुलर विड्थ आई है किसी फ्रिंज की, मान ली वहां से हमने फ्रिंजेस बनाई, कोई एक फ्रिंज बनी तो इसकी जो एंगुलर विड्थ है ये वाली, इसको थीटा डब्ल्यू से डिनोट करते हैं ना, एंगुलर विड्थ है ये क्या करती है हमको दी गई है, कितनी है 0.2 डिग्री ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, कैपिटल डी की वैल्यू है 1 मीटर, ठीक है, और फ्रिंज विड्थ थीटा हमको दे रखी है 0.2 डिग्री। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 600 into 10 की पावर -9 मीटर। What will be the angular width of the fringe if the entire experimental apparatus is immersed in water? Take refractive index of water 4/3। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई ये तो एंगुलर विड्थ कब है, हवा में है, वैक्यूम में। अगर हमने इस एपरेटस को पूरे के पूरे अपने एपरेटस को कहाँ डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, तब ये एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी। तो एयर में थीटा ए लिखेंगे, वाटर में एंगल की वैल्यू निकालनी है, इसको अननोन है ना, इसकी वैल्यू को निकालनी थीटा डब्ल्यू की वैल्यू। अगर मैं एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, इसको देखो आप, एंगुलर विड्थ का जो फॉर्मूला होता है किसी भी मीडियम के लिए उसका जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं लैम्डा बाई डी, ये फॉर्मूला होता है एंगुलर विड्थ का, लैम्डा बाई डी। और लीनियर विड्थ में क्या होता है, कैपिटल टी से मल्टीप्लाई हो जाती है स्क्रीन की, क्लियर। एयर के लिए वेवलेंथ की एयर अपॉन डी, डी क्या हो जाएगी आपकी, दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको स्मॉल डी से लिखते हैं, ये हो गया बस, क्लियर। अगर मैं वाटर के लिए लिखूं एंगुलर विड्थ इन वाटर, तो वेवलेंथ इन वाटर, फ्रिंज की डिस्टेंस तो सेम ही रहना है, क्लियर है, आपस में डिवाइड कर दो इक्वेशन को, ठीक है। तो एंगल इन एयर अपॉन एंगुलर विड्थ इन वाटर क्या मिला हमको, लैम्डा वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन वाटर, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। अब एयर में तो मुझे वेवलेंथ पता है, वाटर के उसको निकालते हैं, तो यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ए। इस फॉर्मूले को दो तरीके से लिख सकते हैं, स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन वाटर, या वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन वाटर, वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन वाटर। और ये किसके बराबर दे रखा है, 4/3, 4/3 वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन वाटर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 कितनी, 4/3, ठीक है। तो एंगुलर विड्थ इन एयर मल्टीप्लाई करें तो 3/4 इक्वल हो जाएगा एंगुलर विड्थ इन वाटर। वास्तव में जब हम फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं तो उसको रेडियन में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको कैलकुलेशन किसकी करनी है, एंगल की, तो डिग्री में रखोगे तो डिग्री में आंसर आ जाएगा, रेडियन में रखोगे तो रेडियन में आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया 3/4 इंटू 0.2 डिग्री, ये डिग्री में आंसर आएगा हमारा थीटा डब्ल्यू। एंगुलर विड्थ इन वाटर कर लो सॉल्व, इसको कितना हो जाएगा ये आपका, 1 0 लगा के हटा लिया इसको, 2 से 20, 2 से काटो, 2 × 2, 2 पंजे 10/10, 2 से काट लिया ऊपर नीचे, और ये 0.15 डिग्री, ये डिग्री में आंसर, ठीक है, नोट कर लो। आगे देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, इसमें आपका जो 8th क्वेश्चन है और 10th क्वेश्चन है, ये दोनों आपके इस बार के सिलेबस में नहीं है ना। 8th क्वेश्चन आपका ब्रेविस्ट्रल पोलराइजेशन पर बेस्ड है, और जो 10th क्वेश्चन है आपका वो फ्रेशनल डिस्टेंस है ना, ये टॉपिक होता है फ्रेशनल डिस्टेंस, और ये किसमें होता है आपका रिजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस, टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप है ना, उसमें इसका यूज करते हैं, तो फ्रेशनल डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है। अभी 9th क्वेश्चन करते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पर एक लाइट आई है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा कितनी दे रखी है, 5000 एंगस्ट्रॉम। What are the wavelength and the frequency of the reflected light?
यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी इसकी वेवलेंथ बतानी है और इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो भाई रिफ्लेक्टेड लाइट में तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट किसके बराबर होगी, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट कितनी 5000 एंगस्ट्रॉम। दूसरा फ्रीक्वेंसी बतानी है तो क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड इनटू वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड, एयर में वापस रिफ्लेक्ट होगी तो स्पीड कितनी दे देंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो 3 × 10⁸ अपॉन 5000 इनटू एंगस्ट्रॉम है 10⁻⁻⁻। इसको सॉल्व कर लेना, ये आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी हर चीज। आगे फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे, बताओ भाई आगे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रखें ताकि जो इंसिडेंट रे हो और जो रिफ्लेक्टेड रे हो दोनों एक दूसरे के नॉर्मल हो जाए। हैं 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल 90 है, अगर ये एंगल 90 है तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, तो ये तो बताना है फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक पता चल रहा भाई, सुनो नॉर्मल बनाओ यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में तो सेम ही होते हैं। अगर ये आई होगा तो ये भी क्या होगा आई, तो 2i इसके बराबर 90 डिग्री के, तो आई कितना हो जाएगा 45 डिग्री का, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट